सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है रस धातु के ऊपर है और हम लोग जो है रस धातु के ऊपर विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, मॉडर्न दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रस धातु यानी कि रस पहले पढ़ा है कि रस क्या है। तो द्विविधौ रसा यानी कि रस जो है दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई रस और पोषक रस। ये दो प्रकार के रस के बारे में बताया गया है। और ये दोनों रस जो है कैसे, रस जो है इसको आहार रस हम बोलते हैं। आहार रस से रस धातु बनता है, यानी कि रस और रस धातु में अंतर हमने बता दिया था पिछले क्लास में। तो रस क्या है और रस धातु क्या है आपको पता चल गया था। तो रस धातु की गति के बारे में भी बता दिया था और थोड़ा जो है अब अपना टॉपिक रस धातु और रक्त धातु कैसे एक दूसरे का जो है साथ देते हैं ये देखने वाले हैं। क्योंकि रस धातु जो है और या कहीं रक्त धातु जो है दोनों साथ साथ चलते हैं जी। तो रस धातु आज का जो मुख्य टॉपिक है, इसमें हम लोग आज जानने वाले हैं कि रस धातु प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा के बारे में बता दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन रस धातु और प्लाज्मा के बारे में और थोड़ा बताएंगे। और रस धातु और लसिका के बारे में बताने वाले हैं कि लसिका लिम्फ क्या है। तो लिम्फ क्या है, लसिका क्या है और सीरम क्या है ये बताने वाले हैं। सीरम क्या है, तो ये सब रस का भाग ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये नए नए नाम आ रहे होंगे, भले लिम्फ है, सीरम है, पर ये सब रस धातु के अंतर्गत ही है। इसलिए रस धातु हम पढ़ रहे हैं तो हम सीरम पढ़ लेंगे और सीरम के साथ में लिम्फ जिसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, लिम्फ लसिका जिसे कहते हैं। तो आज का जो प्रमुख टॉपिक है लसिका है और सीरम है, और प्लाज्मा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा आप जान लेते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था जो ब्लड होता है यानी कि होल ब्लड। तो होल ब्लड में क्या है, जब क्या है कि कोई टेस्ट करना होता है हमें, जैसे LFT हो गया, KFT हो गया, या फिर थायराइड टेस्ट यानी कि हार्मोनल टेस्ट जितने भी होते हैं, क्योंकि हार्मोन जो होता है ना प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बताने वाला भी हूँ कि कैसे टेस्ट, मतलब क्या है कि लैब टेस्ट में यही सब होता है। तो जानेंगे थोड़ा सा कि रस धातु के परिप्रेक्ष्य में है ना रस और रक्त, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब मांस में अस्थि मज्जा शुक्र पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो अभी जो है जब हम होल ब्लड लेते हैं तो जब इसका जो है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो देखते हैं कि ये दो भागों में मुख्य रूप से बट जाता है जी, सॉलिड भाग और लिक्विड पार्ट, है ना। तो जो सॉलिड होता है यानी कि ये सेल होता है और ये बड़ा होता है, और लिक्विड पार्ट जो है जो ऊपर में आपका तैर रहा है। तो देखते हैं जो छोटा होता है, ये जो लिक्विड होता है ऊपर तैरता है। जैसे आपने मट्ठा बनाया, दही में से मट्ठा बनाया, तक्र बनाया, लस्सी बनाया, तो फिर क्या होता है कुछ देर आप इसे छोड़ दीजिए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन के लिए। तो देखेंगे दही का जो सॉलिड पार्ट होगा नीचे बैठ जाएगा और जो पानी है ऊपर तैरेगा। ऊपर का तो पानी मतलब पानी जैसा रहता है, वो थोड़ा सा रंग चेंज रहेगा, नहीं तो पानी बिल्कुल सा लगता है। तो ऐसा ही जब ब्लड होता है, जब इसका जो है इस प्रकार से अलग किया जाता है तो देखते हैं कि ये जो ऊपर जो है प्लाज्मा होता है जो पूरे ब्लड में से 55% होता है, और नीचे जो है आपका RBC, WBC या प्लेटलेट्स, इस प्रकार से ये सॉलिड पार्ट हो गया, ऊपर लिक्विड पार्ट हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल लिक्विड होता है,
आपको पता ही है जो लस्सी होता है तो सॉलिड पार्ट नीचे बैठ गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो ऊपर है वो 100% पानी है, नहीं, उसमें से 90% पानी होता है और 10% वास्तव में उसमें लस्सी होता है यानी दही होता है। तो इसी प्रकार से ऐसा होता है, प्लाज्मा भी 100% पानी नहीं होता है, प्लाज्मा भी 90% ही पानी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 100% तो मतलब नीचे वाला रहेगा, यानी कि वो भी उतना 100% तो नहीं होता है, उसमें भी कुछ पानी का ही अंश होता है, लेकिन पानी का अंश तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में होगा। और वैसे भी कोई भी चीज़ होगा तो पंचभौतिक होगा, जैसे आरबीसी भी है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो भी प्लेटलेट्स, तो वो भी तो पंचभौतिक ही होगा ना। तो हर एक चीज़ तो पंचभौतिक होगा, हर एक सेल पंचभौतिक है। तो इसी प्रकार से ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी ये सेल हैं, तो ये भी पंचभौतिक हुए, तो उसमें भी आप महाभूत तो होगा ही कहीं ना कहीं, पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत सभी है इसमें। तो जो सबसे पहले जब होल ब्लड का सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो सबसे पहले आरबीसी डब्ल्यूबीसी इस प्रकार नीचे बैठ जाता है, और पानी यानी कि प्लाज्मा, पानी मतलब प्लाज्मा आप कह सकते हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर होता है। तो आज हम यही देखने वाला है, प्लाज्मा जो है 55% होता है, तो प्लाज्मा में भी क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़ सकते हैं प्लाज्मा, बढ़िया। प्लाज्मा यह रक्त का वह साफ पीले रंग का तरल भाग है जो लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और अन्य कोशिकीय घटकों को हटाने के बाद बचता है। यह मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है जो लगभग 55% होता है, और इसमें पानी, लवण, एंजाइम, एंटीबॉडी और अन्य प्रोटीन होते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि प्लाज्मा जो है यह रक्त का वह साफ भाग है जो ऊपर में होता है, पीले रंग का होता है, तरल होता है, और इसमें क्या है, ये लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये तीनों हटाने के बाद बचता है। और ये जो है मानव रक्त का बहुत बड़ा भाग है जो लगभग 55% 60% होता है। और इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, तो इसमें पानी होता है। तो पानी कितना परसेंट होता है जी, तो पानी जो है 90% होता है, 90% पानी होता है जी। फिर लवण कितना होता है, तो लवण भी क्या है कि 2% होता है। एंजाइम भी 1% होता है, एंजाइम एंटीबॉडी। और प्रोटीन कितना होता है, तो 7% प्रोटीन भी होता है। तो कौन कौन से प्रोटीन होता है, कौन कौन से लवण होता है, ये देखेंगे आज का मुख्य टॉपिक, मतलब ये अपने टॉपिक में ये भी है, ठीक है जी। तो चलिए आगे पढ़िए। यह सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं को पूरे रक्त में निलंबित रखता है। यह लाल कोशिकाओं के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स का निर्माण करता है। प्लाज्मा मानव शरीर के प्रोटीन रिजर्व के रूप में भी काम करता है। प्रोटीन रिजर्व के रूप में काम करता है। प्लाज्मा के बारे में बेसिकली हम जान रहे हैं कि प्लाज्मा जो है पूरे शरीर को जो है चलायमान, रक्त में निलंबित रखता है, यानी कि ये जो रस जो है प्लाज्मा जो है ये रक्त में ही रहता है, ठीक है। तो और साथ में प्रोटीन, ये जो है प्लाज्मा जो है 7% प्रोटीन से बनता है, तो प्रोटीन इसमें मुख्य रूप से होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि प्लाज्मा जो है प्रोटीन रिजर्व के रूप में काम करता है जी। तो प्लाज्मा का क्या क्या कार्य है ये जानते हैं, पढ़िए। प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करना। जैसे जैसे भोजन पेट और आंतों में पचता है, यह अपने घटकों में टूट जाता है। इसमें अमीनो एसिड, लिपिड, शर्करा और फैटी एसिड शामिल हैं। ये पोषक तत्व पूरे शरीर में कोशिकाओं में वितरित किए जाते हैं, जहां उनका उपयोग स्वस्थ कार्यों और विकास को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो प्लाज्मा का कार्य है, प्लाज्मा यानी कि रस धातु का कार्य क्या है, तो पूरे शरीर में पोषण तत्वों का परिवहन करना, यानी कि पहला काम है परिवहन। रस और रक्त
ये दोनों का प्रमुख कार्य है पोषण का परिवहन करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। जहाँ जहाँ भी टूट फूट हुई है या फिर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जो है उस कोशिका को या फिर उस ऑर्गन्स को जो है वितरित किए जाते हैं, ये बताया गया है। तो प्लाज्मा का प्रमुख कार्य ये है। और साथ में क्या है कि प्लाज्मा कोशिकाओं से वापिस यूरिक एसिड, अमोनियम, लवण, क्रिएटिनिन आदि जैसे अवशिष्ट पदार्थों को भी गुर्दे तक पहुंचाता है। क्योंकि ये सभी देखते हैं जी, जो यूरिक एसिड हो गया, ये क्रिएटिनिन हो गया, है ना, या और भी चीज़ अमोनिया हो गया, तो ये सभी जो अवशिष्ट पदार्थ माने जाते हैं, तो ये सभी क्या है, कहाँ से, तो कोशिकाओं से, सेल से, है ना, या ऊतकों से, टिश्यूज से सभी क्या करते हैं कि अपने साथ जो है वापिस जो है लाते हैं। और जब गुर्दे में पहुंचते हैं तो गुर्दे इन अवशिष्ट पदार्थों को प्लाज्मा से छान कर, या कहिए आप कहते हैं रक्त से छान करके, रक्त से छान करके कहते हैं ना कि रक्त से छान करके, तो रक्त और प्लाज्मा तो एक साथ ही रहता है, तो कहिए सबसे छान करके, रक्त ही मान सकते हैं, उससे छान कर मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ये सभी को पता है कि किडनी के द्वारा क्या होता है कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, लवण, इस प्रकार से जो भी है ये सभी छन के निकलते हैं। तो ये जो है कोशिकाओं से कौन लाता है, तो ये अपना रस और रक्त लाता है वहाँ से, तो ये भी एक कार्य हो गया। अब जानते हैं प्लाज्मा के बारे में और भी डिटेल से, तो ये पढ़िए। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है तथा शेष 10% भाग प्रोटीन, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। मुख्य रूप से एल्बुमिन ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन फाइब्रिनोजन दूसरा प्रोटीन है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं। इन प्रोटीनों को ले जाकर प्लाज्मा संक्रमण और रक्त की हानि के खिलाफ शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम क्या देख रहे हैं जी कि अपना जो रक्त है, रक्त में जो प्लाज्मा है 90%, जो मैंने क्या है कि लस्सी से कंपेयर किया है कि लस्सी है तो लस्सी को 2-4 घंटे के बाद जब ये मान के अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूज हो गया, अपने आप हो गया, ठीक है, यानी कि जो गाढ़ा पार्ट होगा, जो सॉलिड पार्ट होता है दही का, वो नीचे बैठेगा और ऊपर ऊपर पानी होगा। लेकिन उस पानी में भी 100% पानी नहीं होता है, 90% पानी होता है और 10% कह सकते हैं दही का ही हिस्सा होता है। तो इसी प्रकार से कि जो आपका होल ब्लड है उनमें से तो 45% नीचे बैठ गया, 55% ऊपर है, तो उस 55% में भी क्या है, तो 90% वाटर है। उस प्लाज्मा में भी क्या है, 90% पानी है जी, 90% पानी है तथा शेष 10% में क्या है, प्रोटीन है, 7% प्रोटीन है, शर्करा है, वसा है और लवण है। तो मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन है ये हम देखने वाले हैं। तो मुख्य रूप से बताया जाता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, ये ऊतकों के मरम्मत और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है एल्बुमिन। और दूसरा है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये क्या है, दूसरा प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजेन ये दूसरा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने, आपको क्या है कि थोड़ा पता होगा कि रक्त के थक्का बनाने में मदद करने वाला ये प्रोटीन है जी, फाइब्रिनोजेन। लेकिन ये तो रहता है रस रक्त में, लेकिन अंदर नहीं जमता है ये, नहीं तो अंदर जम जाएगा रक्त तो हम, है ना, ख़त्म हो सकते हैं, मानव ख़त्म हो सकता है। तो फाइब्रिनोजेन जो है जब रक्त बाहर निकलता है तो उस समय जो है सक्रिय होकर के, और भी बहुत सारे उस समय कंडीशन होता होगा, तो फाइब्रिनोजेन दूसरा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये दूसरा प्रोटीन हो गया और संक्रमण और रक्त हानि के खिलाफ मतलब काम करता है। जैसे रक्त हानि हो रहा है यानी कि रक्त कहीं कट हो गया तो बहने लगेगा, तो फाइब्रिनोजेन जो है ये प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाता है। तो आप जानते हैं प्लाज्मा में लवण, तो प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से हो गए जी, इस प्रकार से प्लाज्मा में यानी कि रस धातु में भी जो 90% पानी है तो पानी ही है, वो पानी है, लेकिन बाकी जो 10% है उनमें से 7% प्रोटीन है जी, ये एल्बुमिन है और फाइब्रिनोजेन है, ये है 2 प्रोटीन। और भी हैं लेकिन ये 2 प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, तो इस प्रकार से होता है, लेकिन अभी हम 2 जान गए, ठीक है जी। तो
आपको तो मुख्य रूप से रस धातु को ही जानना है, ये सब रटना नहीं है, बस आपको जानना है कि रस धातु में और चीज़ें क्या होती है जिसके कारण थक्का होता है, मरम्मत होता है। ठीक है, अभी आप जानते हैं लवण के बारे में, क्या क्या लवण होते हैं, ये पढ़िए। प्लाज्मा में लवण भी होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इनमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट शामिल हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के कई कार्यों के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका, आवेगों और संकेतों का संचरण आदि इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो मैंने क्या बताया जी कि प्लाज्मा में लवण होते हैं, सॉल्ट्स भी कुछ होते हैं। तो कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं? तो सोडियम, सोडियम क्या है जी? सोडियम सॉल्ट्स मतलब नमक कहते हैं ना, लवण कहते हैं। तो NaCl, Na यानी कि सोडियम होता है, Cl है ना। तो इस प्रकार से Ca कैल्शियम भी होता है, सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। तो ये सब है जी, इसको सॉल्ट्स कहते हैं ना, लवण कहते हैं जी, है ना, मॉडर्न में। और आप किसी का KFT रिपोर्ट देखेंगे तो इसका यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहते हैं जी। तो ये कौन कौन से रहते हैं? तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, इस प्रकार से बाइकार्बोनेट, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ रहता है उसमें। तो ये सभी मायने रखता है कि कितना है, कहीं ये सब तो नहीं बढ़ गया। ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं बढ़ता है, लेकिन सोडियम कम हो जाता है जी। जब KFT रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें गौर से देखिएगा तो इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम रहेगा। तो सोडियम की मात्रा कम है तो उसको हम तुरंत बेकिंग सोडा देना शुरू कर देते हैं। वैसे भी किसी का किडनी फेल होने वाला रहता है तो इसमें देखेंगे सोडियम कम हो जाता है जी। इसलिए इस केस में जो है सोडियम का सेवन करवाना, यानी कि बेकिंग सोडा का आप सेवन करवाएंगे, है ना, तो जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा गया है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जब सेवन करवाएंगे, बेकिंग सोडा में क्या है जी? सोडियम भी है, बाइकार्बोनेट भी है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, है ना, तो आप ये जब देंगे तो क्या है कि किडनी फंक्शन इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम, जो प्लाज्मा में लवण है वो कम हो जाते हैं, तो हमें बढ़ाना है प्लाज्मा में लवण, यानी कि सॉल्ट्स बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे तो फंक्शन अच्छा होगा, यानी कि रस धातु अच्छा होगा, तो आपका रक्त धातु अच्छा होगा, मांस में धातु अच्छा होगा, तो आपका किडनी अच्छा होगा। तो देखिए जी, ये आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है ये सभी चीज़ें, है ना। क्यों देते हैं, है ना, कि किडनी फेलियर वाले पेशेंट को, या किडनी में जिनको प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन आदि बढ़ गया, तो उनको सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों देते हैं? आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ क्या लिखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का कोई टैबलेट लिख देते हैं जी। वही टैबलेट रहता है, अलग अलग जेनरिक और ब्रांड कंपनी के नाम का रहता होगा, लेकिन उसमें जो होता है सोडियम ही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का ही फार्मूला रहता है। ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा ज़्यादा तो हमने कहीं को देखा है कि वो लिख देते हैं, क्या, नीरी लिख देते हैं, नीरी KFT ऐसा कुछ करके आता है अमील कंपनी का, वो लिख देते हैं। तो बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर ये लिखते हैं, हमने देखा है। तो प्लाज्मा में लवण होते हैं, कौन कौन से लवण है? तो सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सब जो है KFT, तो मैंने क्या बताया था कि KFT हो गया, LFT हो गया, और थायराइड टेस्ट हो गया, यानी कि जितने भी हार्मोनल टेस्ट होता है जी, सभी जो है प्लाज्मा से किए जाते हैं, यानी कि रस धातु से किए जाते हैं। ठीक है, रक्त धातु तो लेता है, लेकिन रक्त धातु का जो है, ये तो रक्त धातु में कहाँ पे करेगा? तो जब CBC होता है, होल ब्लड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए WBC, RBC, प्लेटलेट्स काउंट, ये सब को, है ना, क्या है कि जब करना होता है तो आपका क्या है कि पूरे ब्लड को लेकर के उसमें से करते हैं। लेकिन जब क्या है कि KFT, LFT और हार्मोनल टेस्ट होते हैं तो प्लाज्मा से करते हैं, यानी कि रस धातु। तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी रस धातु का टॉपिक चल रहा है, इसलिए हम जान रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको जो है ये भी पता होनी चाहिए। अब जानते हैं एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़िए, शरीर को सुरक्षा, एंटीबॉडी। शरीर को सुरक्षा या प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्लाज्मा में यूमिन, ग्लोब्युलिन, एंटीबॉडी नामक अन्य प्रोटीन भी होते हैं। वह बैक्टीरिया जैसे विदेशी पदार्थों से लड़ते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। हाँ, बाहरी
पदार्थों से लड़ते हैं, बाहरी पदार्थों यानी कि वायरस बैक्टीरिया से। इम्यून ग्लोब्यूलिन, ये जो है एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन ही है। एंटीबॉडी, ठीक है, इम्यून ग्लोब्यूलिन ये है जी, इम्यून ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी। तो शरीर को सुरक्षा या प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए, तो ये भी प्लाज्मा में ही पाया जाता है जी। इम्यून क्या, इम्यून ग्लोब्यूलिन ये जो है, ये प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में से ही निकलता है, जो क्या है कि बैक्टीरिया जैसे जो भी बाहरी बैक्टीरिया हैं उससे लड़ने का काम जो है ये करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है एंटीबॉडी भी जो है इस प्लाज्मा में पाया जाता है। अब न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थ जो है कौन कौन से होता है, तो प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है, वसा, एमिनो अम्ल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सभी विटामिन वगैरह घोले रहते हैं रस धातु में। तो अब जानते हैं ये लसिका क्या होता है। लसिका भी जो है रस धातु से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए जी, लसिका के बारे में ऐसा बताया गया है, लसिका तो ये और कुछ नहीं है। लसिका जो है आप जो है ऐसा कह सकते हैं कि रस धातु ही है ना। लसिका और कुछ नहीं बल्कि प्लाज्मा का ही एक रूप है, लेकिन केवल प्लाज्मा नहीं है, इसके साथ कुछ और भी है, इसलिए इसका एक अन्य नाम आया है। अगर सेम टू सेम प्लाज्मा रहता तो फिर उसका नाम लसिका क्यों पड़ता। तो ये लसिका के बारे में पढ़िए। लसिका या लिम्फ रुधिर तथा ऊतक द्रव के बीच का द्रव है। इसे छना हुआ रुधिर कहा जा सकता है। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तब रक्त का कुछ भाग भौतिक, रासायनिक व शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण धन कर अलग हो जाता है। छन कर अलग हुआ ये भाग लसिका कहलाता है। लसिका और कुछ नहीं है बल्कि प्लाज्मा का एक रूप है जो रक्त वाहिकाओं से निकलता है। क्योंकि प्लाज्मा के लगभग सभी घटक लसिका में भी कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। हाँ, मतलब प्लाज्मा के सभी घटक, प्लाज्मा में जो है वो सभी घटक कमोबेश एक जैसे ही होते हैं, यानी कि सभी घटक क्या, सभी होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या है लसिका, क्या है। तो देखिए जी, फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए इसमें से क्या क्या है जी। इसमें जो होल ब्लड है, जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसमें से जो बनता है क्या क्या, एक बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस प्रकार से हम कहते हैं। एक कोशिका सेल हो गया, यानी कि एक सॉलिड पार्ट एक लिक्विड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं और लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होते हैं जो 55% है। तो इसमें मैंने क्या बताया लसिका में कि प्लाज्मा का ही एक रूप है। अब प्लाज्मा में जो है वो सब लसिका में है। तो क्या है असल में, तो प्लाज्मा क्या है जी। प्लाज्मा के नीचे देखिए क्या है, बीचों बीच कौन सा है जी, तो वाइट ब्लड सेल है कि नहीं है, वाइट ब्लड सेल हैं और उसी में जो है प्लेटलेट्स हैं। तो आप ऐसा कह दीजिए जी कि ये जो हमने रक्त का 3 भाग किया है, तो नीचे वाला भाग आरबीसी, टोटल आरबीसी 45% और 1% उससे भी कम जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, और प्लाज्मा है 55%। तो 3 भाग हो गया। तो जब अलग अलग भाग मिल रहा है तो अलग अलग कहला रहा है वो, लेकिन जब 2 भाग हम मिला देते हैं, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तब कहलाता है लसिका। और जब हम इसमें आरबीसी भी मिला देंगे तब कहलाएगा खून, यानी कि ब्लड कहलाएगा, होल ब्लड। तो होल ब्लड में सब आ गया जी, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन जब ऊपर से देखिए प्लाज्मा 55% और 1% जो है आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिल जाता है तो कहलाता है लसिका। और देखते हैं लसिका एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो हल्का सा पीला भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा है। और वैसे तो वाइट होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें डब्ल्यूबीसी होता है। प्लेटलेट्स, तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को मिला करके बनता है लसिका, उसमें आरबीसी नहीं होता है। क्लियर जी। तो ये रस धातु के अंतर्गत ही आ गया, इसलिए इसको भी क्लियर कर दिए। जो जो भी रस धातु के अंतर्गत है वो सब हम पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया क्लियर जी। तो ऐसा बताया गया है कि ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना,
तो WBC के बारे में बताया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा हो गया, WBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गए, तीनों मिल करके होता है। तो आपने अनुभव भी किया होगा, देखिए आपने अनुभव भी किया होगा कि यदि पैर में या कहीं भी, हाथ में, पैर में, पूरे शरीर की बात किया करते हैं, तो अधिक कट जाता है, कुछ चुभ जाता है, कट जाता है या घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पर सफ़ेद और चिपचिपा पदार्थ निकलता है। आपने अनुभव किया होगा, जब चोट लग जाता है या छिल जाता है या कट जाता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। निकलता है कि नहीं? सफ़ेद और चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही लसिका है। और 2-3 दिनों के भीतर सूज जाती है वहाँ पे, यानी कि एक प्रकार से पपड़ी भी जम जाता है, जो दर्शाता है कि लसिका ग्रंथियों ने पैर से आने वाले विषाक्त पदार्थों को छान लिया है। इस प्रकार सूजन हो गई। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो जब कभी क्या है, किसी को चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, चोट मोच इस प्रकार से कुछ चुभ जाता है, तो वहाँ पर पहले तो ब्लड निकलता है, कट गया मान लीजिए, ब्लड निकलेगा, लेकिन बाद में क्या निकलता है? बाद में निकलता है आपका लसिका। तो लसिका कैसे निकलता है? बाद में जो फाइब्रोजेन होता है, जो क्या है, एक प्रोटीन है ना, जो प्लाज्मा में ही पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन जो होता है, उसके वजह से। और दूसरे वजह ये भी है, दूसरा वजह एक चीज़ और है कि जो आपका कैपिलरीज होता है, यानी कि जो केशिकाएँ होती हैं, केशिकाएँ जिसको कहा गया है, तो वो बहुत महीन होती है, बहुत छोटी होती है। और आरबीसी क्या है? बड़े हैं। आरबीसी तो बड़े सेल है ना, तो जो छोटे सेल हैं, यानी कि केशिकाएँ, देखिए क्या आपने क्या है कि सिरा और धमनी सुना होगा, तो सिरा, धमनी, सिरा क्या है जी? तो अशुद्ध रक्त को ब्लड वेसल्स है, और धमनी क्या है जी? तो शुद्ध ब्लड वेसल्स है, यानी कि धमनियों में शुद्ध खून, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कह सकते हैं, या फिर हाँ, इसको क्या कहा गया है कि ये जो है शुद्ध खून इसको कहा गया है, जो क्या है कि टिश्यू से हृदय की ओर जाता है। तो ऐसा है। और एक होता है कैपिलरीज, यानी कि इसको कहा गया है केशिकाएँ। तो केशिकाएँ क्या है? बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। तो जब क्या है कि हृदय के द्वारा पंप होता है, तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो है क्या है कि नशे में, यानी कि धमनियों में, मतलब कि इसका विभाजन हो जाता है और अंत में आता है, कोशिका के पास आता है, तो ये केशिकाएँ कहलाता है। वो बहुत महीन होता है, बहुत महीन होता है। वहाँ से जो है निकल करके क्या है कि वहाँ से निकल करके रक्त, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं जाता है आगे। वहाँ से आगे जो है केवल और केवल प्लाज्मा ही जा पाती है, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, और इससे भी थोड़ा सा जो सॉलिड पार्ट है वो क्या है जी? WBC है, और प्लेटलेट्स है, तो वो भी बाहर जा पाता है ना, धमनियों से, यानी कि कैपिलरीज से, केशिकाएँ से बाहर जा पाता है, और वो हमारे शरीर के बाहर भी दिखता है जब चोट मोच आ जाता है। लेकिन आरबीसी तभी निकलता है जब आपका बड़ा जख्म हो जाता है, यानी बड़ा कट लग जाता है। लेकिन छोटे मोटे कट लगे है ना, कभी छोटे मोटे कट लगे, जिसमें कट लगना नहीं कहते, छिल जाना कहते हैं। मान लीजिए जा रहे हैं और कोई ईंट पत्थर से, दीवार से छिल गया, तो क्या है, ब्लड तो नहीं निकला, लेकिन वहाँ पे जो है प्लाज्मा निकल गया, इसको लसिका कहते हैं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये जो है कैपिलरीज जब छिल गया, यानी कि कैपिलरीज जो है आरबीसी को रोक देता है, यानी केशिकाएँ जो होता है, जो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, जो क्या है आरबीसी से बड़े कण को बाहर जाने नहीं देता है, उसको अंदर ही, यानी कि उसको जो है नस में ही रखता है, वेन्स में ही रहता है, और उसका काम भी नहीं है ना, उसका निकलना काम भी नहीं है, क्योंकि वो जो है रक्त है, और वो जो है क्या, त्वचा में घाव भरने में उसका कोई योगदान भी नहीं है। तो घाव भरने में योगदान रस धातु का है। घाव किसी का हो जाता है तो घाव भरने में योगदान रस धातु का है, रक्त धातु का नहीं है, आरबीसी का नहीं है, डब्ल्यूबीसी का है जी। घाव भरने का काम क्या है जी? डब्ल्यूबीसी का है। तो क्या है कि
इसको लसिका कहते हैं। WBC को हम लसिका कह सकते हैं, प्लाज्मा को लसिका कह सकते हैं और प्लेटलेट को लसिका कह सकते हैं। जब तीनों मिलता है तो लसिका, और जब चारों मिलता है तो खून, ब्लड कह सकते हैं, और जब अलग अलग रहता है तो अलग अलग कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पढ़ दीजिए, प्लाज्मा में सभी धातु, ये एक लाइन और है, इसे पढ़ दीजिए। और प्लाज्मा में सभी धातुओं के पोषकांश रहते हैं। ब्लड में रक्त कण रक्त धातु के अंतर्गत आते हैं। शेष बचता है प्लाज्मा, वह रस माना जाता है। इसमें से प्रोटीन्स को हटा दें तो सीरम बचता है। रक्त वाहिनियों से छनकर लैंफ भी परिभ्रमण करता है। प्लाज्मा और उसी के अंशभूत सीरम तथा लैंफ, इन सबका रस धातु में समावेश होता है। यह सभी श्वेत होते हैं। रस भी श्वेत होता है। प्लाज्मा तथा सीरम और लैंप द्रव, स्निग्ध, श्वेत और धातु पोषक होते हैं। रस भी द्रव, स्निग्ध, श्वेत एवं धातु पोषक होता है। चूंकि प्लाज्मा रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हृदय रसवाहक सुर्त द्वारा परिसंचरण में डाला जाता है, इसलिए उपस्थित कार्य और परिसंचरण के संदर्भ में इसकी समानता के कारण इसे रस धातु के साथ सहसंबंध किया। हाँ, तो सहसंबंध करने का कारण क्या है जी, ये भी हमने मेंशन कर दिया है कि प्लाज्मा में सभी धातुओं के पोषक अंश रहते हैं। अभी तो और भी 3-4 क्लास प्लाज्मा रस धातु के ऊपर करने वाले हैं, लेकिन कल से टॉपिक बदलेंगे, यानी कि ये अपना जो है प्लाज्मा का लगभग ख़त्म हो गया है चैप्टर। अब जो है रस धातु का मुख्य जो है बिंदु देखने वाले हैं, यानी कि रस धातु का जो है रोग और इसके निवारण के बारे में और इसके जो है पाचक के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में सभी धातुओं के पोषक अंश रहते हैं जी, सभी धातुओं के पोषक अंश, यानी कि रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं के पोषक का अंश तो प्लाज्मा में ही है, यानी कि रस धातु में ही है। और ब्लड में रक्त कण रक्त धातु के अंतर्गत आते हैं। जो ब्लड में रक्त कण हैं और रक्त धातु के अंतर्गत आते हैं, यानी कि RBC के बारे में बताया जा रहा है, ये रक्त धातु के अंतर्गत आते हैं, वो प्लाज्मा में नहीं आते हैं। शेष बचता है प्लाज्मा, वह माना जाता है रस, वो तो क्लियर ही हो गया आपको। इसमें से भी प्रोटीन को हटा दें तो बचता है सीरम। तो देखिए फिर से एक नई चीज़ उत्पन्न हो गया जी, सीरम किसे कहते हैं? तो मैंने क्या आपको बताया था कि ये रस धातु है ना, यानी कि होल ब्लड है ना, ये होल ब्लड में जब क्या है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो प्लाज्मा बनता है, ऊपर रहता है, इसे थोड़ा सा गाढ़ा जो है WBC प्लेटलेट रहते हैं, सबसे गाढ़ा RBC रहता है। अब जो है जो प्लाज्मा है उसमें 90% पानी है, तो जो 90% पानी है और क्या है, इसके अलावा प्रोटीन है, सॉल्ट्स हैं, है ना, ये सब है, और इम्यूनोग्लोबिन है, ये तो प्रोटीन ही हो गया, पोषक पदार्थ है, तो ये सब रहेगा, पोषक पदार्थ भी रहेगा। ठीक है, और आपका जो है सॉल्ट्स भी रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहेगा, लेकिन प्रोटीन हटा देंगे, जैसे एल्बुमिन हटा देंगे और फाइब्रिनोजेन हटा देंगे, यानी कि इसमें से जो प्रोटीन है, रस धातु का जो प्रोटीन है उसे हटा देंगे तो बचेगा आपका सीरम, बचेगा सीरम। तो आपने सीरम के बारे में भी सुना होगा और लसिका के बारे में भी सुनते होंगे, प्लाज्मा के बारे में भी सुनते होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब रस धातु ही है और कुछ नहीं है। तो हम लोग को लगता है कि आयुर्वेद ने तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, प्लाज्मा के बारे में, सीरम के बारे में, ये सब है। तो ये सब के बारे में क्या है कि रस धातु के अंतर्गत ही कह दिया गया है कि रस धातु का ही पार्ट है ये सभी। तो क्या है कि ये सब क्लियर हो गया होगा कि जब क्या है कि रस धातु को जो है क्या है कि ऐसा है कि रस धातु में से, यानी कि प्लाज्मा में से जो प्रोटीन निकाल लेते हैं, प्रोटीन निकल गया तो बचता है सीरम, है ना। तो बीमारियों के इलाज के लिए सीरम का ही इस्तेमाल किया जाता है जी, सीरम, है ना। तो सीरम क्या है, ये अलग चीज़ है, प्लाज्मा क्या है, ये भी अलग चीज़ है, लसिका क्या है, ये भी अलग चीज़ है। तो तीनों अलग अलग चीज़ है, इसे बस ध्यान रखना है। रक्त वाहिनियों से छनकर लिम्फ भी परिवहन करता है। तो देखिए क्या है कि रक्त वाहिनियों से छनकर, ये टॉपिक भी
ये लाइन भी आपको समझना है। रक्त वाहिनियों यानी कि वेन्स यानी कि धमनी, ठीक है, वो उससे छनकर लिम्फ भी परिवहन करता है। यानी कि क्या हुआ जी, यानी कि होल ब्लड है, वो जा रहा है कोई ऑर्गन्स के तरफ या फिर क्या है कि टिश्यू की तरफ जा रहा है, सेल की तरफ जा रहा है, तो जाते जाते लास्ट में क्या होता है जी, धमनी का सबसे लास्ट हिस्सा होता है, कहते हैं कैपिलरीज यानी केशिकाएं, ठीक है। ये भी नस का ही एक प्रकार होता है। नसों के बारे में जब मैं बताऊंगा तो इसके बारे में बताएंगे, केशिकाएं के बारे में। तो केशिकाएं तो क्या होता है, वहाँ पे छन जाता है, यानी कि इसके बाद जो है, उसके बाद जो बाहर कौन जा सकता है, तो इसके बाद जो है बाहर केवल और केवल आपका रस धातु ही जा सकता है, क्योंकि आरबीसी जो है बड़े पार्ट हैं, यानी कि ये सॉलिड पार्टिकल है या कहिए कि बड़ा पार्ट है, बड़े बड़े जो है ना वो, तो इसलिए इसके आगे तो केवल WBC या फिर प्लेटलेट्स और सबसे ज़्यादा जो है आपका प्लाज्मा ही बाहर निकल सकता है, प्लाज्मा ही बाहर निकल सकता है। तो इस प्रकार से रक्त वाहिनियों से छन कर, यानी कि वो छन गया है ना, रक्त वाहिनियों में से छन गया। क्या क्या छन गया, यानी कि जो रक्त वाहिनियाँ हैं यानी कि कैपिलरीज हैं, उसी को हम कहते हैं। तो रक्त वाहिनियाँ सब कुछ आ गया। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार के होते हैं ना, सिरा, धमनी और कैपिलरीज यानी केशिकाएं, जो सबसे अंतिम माने सूक्ष्म होता है, ये बहुत महीन होता है, बारीक होता है। तो वहाँ से लिम्फ छन जाता है, यानी कि लिम्फ यानी कि WBC छन गया, प्लेटलेट भी छन गया, प्लाज्मा भी छन गया, जो बाहर आया तो वही है लिम्फ यानी कि लसिका, लिम्फ इसे कहते हैं, लसिका। तो प्लाज्मा और उसी के अंशभूत सीरम कह सकते हैं। सीरम क्या है जी, तो प्लाज्मा का ही अंशभूत है, उसी का तो अंश है ये, है ना। उसमें से प्लाज्मा से बस प्रोटीन अलग किए तो सीरम बन गया, ठीक है। तो सीरम तथा लिम्फ इन सब का रस धातु में समावेश होता है। ये सभी श्वेत होते हैं जी। सीरम भी क्या है, सफ़ेद है। प्लाज्मा भी क्या है, हल्का सफ़ेद है, पीला है। यार प्लाज्मा का कलर पूछे तो रंगहीन कहिएगा या फिर हल्का पीला होता है। और WBC तो नाम से ही क्लियर है जी कि WBC है, वाइट ब्लड सेल है, तो ये क्या है कि सफ़ेद ही होगा। रस भी श्वेत होता है, प्लाज्मा भी क्या है, सफ़ेद होता है। प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ ये सभी द्रव हैं, स्निग्ध हैं, श्वेत हैं, धातु पोषक हैं। तो ये सब है जी। और रस भी क्या है जी, है ना, रस भी क्या है, रस का क्या बताया गया है ना। मॉडर्न में क्या बताते हैं कि जो प्लाज्मा है, जो लिम्फ है, सीरम है, ये श्वेत है, द्रव्य है, लिक्विड है और धातु पोषक है। आयुर्वेद में भी यही पढ़ाया जाता है, बताया गया है कि रस भी क्या है जी, द्रव्य है, स्निग्ध है, श्वेत है और धातु पोषक है। तो इसलिए क्या है कि प्लाज्मा रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लाज्मा यानी कि रक्त का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्या है कि आपके हृदय द्वारा परिसंचरण में डाला जाता है। इसलिए इसकी उपस्थिति, कार्य, परिसंचरण के संदर्भ में समानता के कारण रस धातु के साथ संबंध किया गया है। तो ये था आज का टॉपिक। अब जो है कल का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रस धातु का परिमाण क्या है, यानी कि ये प्लाज्मा कितना होता है अपने शरीर में, ठीक है। तो आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है 9 अंजलि परमान, 9 अंजलि परमान। तो इसका डिटेल कल करेंगे कि हमारे जो है हिसाब से 9 अंजलि कितना होगा, क्योंकि पहले के मनुष्य जो है मानव लंबे होते होंगे, चौड़े होते होंगे, है ना। ये भी एक क्या है कि कारक होगा, क्या है कि आपको समझना होगा। लेकिन क्या है उसी हिसाब, लेकिन इसमें एक भी बात बता दिया गया है, एक बात ये बताया गया है कि जो व्यक्ति का रस धातु का प्रमाण बताया गया है उसके अंजलि से बताया गया है, उसके अंजलि से। मान लीजिए कि कोई लंबा व्यक्ति है तो उसके हिसाब से जो है उसके शरीर में उसके अंजलि से जो है, अंजलि मतलब इस प्रकार से होता है, इसको अंजलि कहा गया है ना। एक अंजलि में लगभग 200 ml आ जाता है जी पानी, है ना। आप देखिएगा, आप अपने अपने सभी जो है अंजलि में पानी भर के देखिएगा कितना ग्राम आ रहा है जी, सभी अपना अपना देख करके आप हमें कल बताएंगे क्लास में, ठीक है। उसी के अनुसार से आपका कोई छोटा बच्चा है जी, तो छोटा बच्चा है, इसमें 9 अंजलि प्रमाण बता दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं है ना छोटे बच्चे में 9 अंजलि प्रमाण होगा, बल्कि बच्चे की अंजलि में कितना पानी आ रहा है उतना जो है उसके क्या है कि 9 अंजलि देख करके उसके शरीर में रस धातु और 9 अंजलि प्रमाण क्या है कि उसके रक्त धातु होता है। तो ये कैसे होता है और क्या है कि मॉडर्न के हिसाब से सही है गलत है,
वो हम कल देखने वाले हैं। तो क्या है कि ये जो प्लाज्मा है ये अपने शरीर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लाज्मा को हम लोग अभी तक जो है रस धातु देखते आए हैं कि ये रस धातु से हम जो है इसके संबंध किए हैं। तो ये जो है परिसंचरण हो सकता है। कल का टॉपिक एक चीज़ और बताने वाला हूँ, आपने सभी सुना होगा ब्लड सर्कुलेशन सुना होगा जी, लेकिन आज मैं आयुर्वेद में, कल मैं आपको आयुर्वेद में पढ़ाऊँगा प्लाज्मा सर्कुलेशन, यानी कि रस परिवहन, है ना। रक्त परिवहन आपने सुना होगा, रक्त परिवहन बायोलॉजी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना। ये सभी 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया जाता है। तो लेकिन रस परिवहन नहीं बताया जाता है, तो हम लोग रस परिवहन को भी देखने वाले हैं। और विस्तार है जी आयुर्वेद में, तो विस्तार से भागवत ऋषि ने कहा है रस परिवहन, कैसे रस परिवहन करता है ना। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक समाप्त हो गया है। तो अब टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद चिकित्सक के लिए ये टॉपिक भारी हो सकता है, लेकिन समझना तो ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो फिर रस धातु नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ही मैंने बताने की कोशिश किया है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है तो रख सकते हैं। आज कम साथी जुड़े हैं, मैं समझ सकता हूँ। धनत्रयोदशी है, दीपावली है ना। तो ये सब तो रहेंगे। कल तो क्या है कि इसलिए क्लास नहीं रखें ताकि जो है पूजा, है ना, पूजा शाम का रहता है ना, तो ओके ठीक है जी। हाँ जी गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, रस में तो ये मधुर रस, अम्ल रस, ये सब भी तो इसी चैप्टर में न होगा? देखिए, ये जो रस है ना, उसे रसना द्वारा जो ग्रहण किया था वो रस अलग है, कंफ्यूज मत होना है। देखिए, वो रस जो है ना, टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट, स्वाद, है ना। जैसे मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, तिक्त रस, कटु रस, कसाय रस, ये 6 रस 7 रस जो है हम अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो अलग है, ये अलग चीज है, इसको इससे कंपेयर मत करिए कभी। लेकिन तो नाम तो हाँ, नाम तो लेकिन एक जैसा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नाम तो एक है, लेकिन वो जो है रसना द्वारा ने जीभा द्वारा ग्रहण करने का विषय का नाम है रस, और वो बिल्कुल अलग चीज है, इसे यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। ये धातु है, वो रस स्वाद वाला रस है ना। हाँ, ये स्वाद वाला है जो जीभा द्वारा ग्रहण किया जाएगा। और ये तो क्या है, आहार रस, यानी कि कायल या प्लाज्मा, इस प्रकार से हम मानते हैं इसे, है ना। ये है आहार रस। तो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि रस धातु तो मधुर होगा, अम्ल होगा, लवण होगा, कटु होगा, तिक्त होगा, कसाय होगा, क्षार होगा। ये 6-7 रस जो है मैं आपको, वो अलग चैप्टर ही है ना, धातु के बाद पढ़ाएंगे आपको। ये थोड़ा सा ये हार्ड टॉपिक है, तो हमने क्या है कि थोड़ा थोड़ा ही लेने का प्रयास किया है, ठीक है जी। एक चीज और पूछ रहे गुरुजी कि रस धातु में तो मुख्य रूप से आपका ही प्रधानता है। हाँ, अगर देखा जाए तो क्या है कि रस धातु क्या है, आत्माभूत प्रधान है जी, है ना। आत्माभूत, लेकिन है ये भी पंचभौतिक ही है ना। ये भी पंचभौतिक ही है। सभी चीज़ें क्या हैं जी, पंचभौतिक होते हैं। तो सभी पंचभौतिक होते हैं। आगे इसके बारे में भी थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कि आपने मुझे विशेष करके फ़ोन करके कहा कि आपने क्या है कि जो 5 वायु है, पित्त है, कफ है, इस प्रकार से 5 प्रकार के, तो आपने पंचभौतिक पढ़ाया। तो इसी प्रकार से इसे मुझे पढ़ाइए, क्योंकि आपको, हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। कि हमने क्या है कि दोषों को, यानी कि दोष भेदों को जो है पंचभौतिक दृष्टिकोण से क्या है कि आपको वैसे तो ग्रंथों में ही मिलेगा केवल, है ना, शास्त्रों में ही मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, है ना। ये क्या है कि बहुत कम, मतलब क्या है कि लेकिन हमने क्या है, सभी जो है दोष भेदों के बारे में 5 प्रकार के, वात पित्त कफ का जो भी मैंने भेद बताया था, सभी का पंचभौतिक संरचना बताया, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी कुछ है ना, जैसे ये आपमाभूत प्रधान रहेगा, है ना। रस और रक्त आपमाभूत प्रधान है। मांस क्या है कि ये जो है पृथ्वी माभूत प्रधान है ना। और अस्थि क्या है, तो ये जो है ये भी पृथ्वी माभूत प्रधान है। तो इस प्रकार से है, इसके बारे में देखेंगे।
ठीक है जी, और भी कोई प्रश्न? मेरा जानकारी लेना है कि पहले स्वास्थ्य मेरा ठीक था, इन दिनों मांस धातु मेरा क्षय हो रहा है। अच्छा जी, तो हम मांस धातु बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्पेशल मांस धातु पर कार्य करना पड़ेगा कि रस धातु पर? देखिए जो रस धातु है ना, सभी धातुओं का जो है पोषक अंश रस धातु में ही है जी। ये भी आपको जी क्लियर मैंने पहले ही कर दिया है कि जितने भी हाँ धातु हैं, जितने भी धातु जी हैं, सभी का पोषक अंश किसमें है जी? रस धातु को है। इसलिए किसी को यदि मांस धातु बढ़ाना है या मेद धातु, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, उसको रस धातु बढ़ाना ही होगा, क्योंकि सभी का पोषक अंश प्लाज्मा में होता है। देखिए ये लाइन पढ़िए, प्लाज्मा में सभी धातुओं के पोषक अंश रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बढ़ाना है जी? मांस धातु। तो काम कहाँ से शुरू करना है? क्या मसल्स बढ़ाने वाला मास गेनर लेना है? नहीं, आपको सबसे पहला रस गेनर लेना है जी, ठीक है जी। तो रस गेनर क्या है ये तो अपना टॉपिक में मैं बता दूंगा, कल या परसों के क्लास में आ जाएगा। आपको जो है रस धातु बढ़ेगा तो आपका रक्त धातु बढ़ेगा, फिर मांस धातु भी बढ़ेगा, ठीक है जी। और आपका रस धातु नहीं बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपको तृप्ति संतुष्टि रहती है? तृप्ति रहती है, लेकिन हमारा एगो थोड़ा सा इधर हम परहेज करते हैं ना कि गाय का दूध पीते नहीं है। गाय के पंचगव्य में घी यूज करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट में केवल हम घी ही खाते हैं। गाय दूध नहीं मिल पाता है या नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्या है समस्या? नहीं करते हैं। इसका कारण है कि आजकल का दूध जो है वैक्स तो निकलता है। समझ गया मैं कि आप इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि देसी गाय का शुद्ध दूध नहीं उपलब्ध होगा, ठीक है। पर क्या है, दूध जो है आपका सबसे ज्यादा रस धातु की पूर्ति करने के लिए सबसे उत्तम दूध ही होता है। दूध घी से भी ज्यादा सबसे, क्योंकि जो दूध है ना वो जो है वो क्या है कि इसे ओज वर्धक बताया गया है, और ये तुरंत जो है शुक्र धातु तक जो है इसका गमन तुरंत होता है, और ये प्रेनन का कार्य करता है। सबसे पहले संतुष्टि मिलेगा आपको जी। आप जो है घी नहीं पी सकते हैं उतना ज़्यादा, और घी पिएंगे भी तो आपको सबसे पहले संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको पी लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम, संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप दूध पी लेंगे आधा लीटर 1 लीटर जितना भी आप पचा पाते हैं पीना चाहते हैं, तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी। आहा, मन तृप्त हो गया। तो संतुष्टि मिलने का काम, तृप्ति देने का काम। तो तृप्ति और प्रीणन दो अलग अलग चीज़ है जो आपके दूध से मिलता है। तो पर कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रस धातु केवल दूध से ही बढ़ता है। और भी मैं आपको रस गेनर बताऊंगा, है ना, जो आप रस धातु को बढ़ा सकते हैं जी। गुरुजी मेरा टॉपिक से एक अलग प्रश्न है। तो, सर जैसे कि जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी क्या रस धातु ही गड़बड़ होता है? बिल्कुल जी, रस धातु गड़बड़ होता है। ये सब जो है ना, ये जो आपने बोला ल्यूकोरिया की समस्या या फिर मेनोरेजिया की समस्या, ल्यूकोरिया की समस्या, डिस्मेनोरिया की समस्या, जितने भी समस्या हैं, है ना, आर्तव से जुड़े हुए, पीरियड्स से जुड़े हुए जितनी भी समस्या है, सब रस धातु और रक्त धातु के विकृति कारण है जी। बस रस धातु के ऊपर फोकस करेंगे, रक्त धातु के ऊपर फोकस करेंगे, ये बीमारी जितनी भी बीमारी हैं ठीक करेंगे जी। तो बहुत जल्द ही आप सभी को जो है ये सभी की चिकित्सा भी बताने वाले हैं, ताकि आप सभी चिकित्सा कर सकेंगे। रस और रक्त धातु को सही करके केवल आप इसकी पूरी जो है चिकित्सा कर सकते हैं जी, ठीक है। तो चूँकि बताया भी गया है ना कि ये जो आर्तव और रज, ये रस और रक्त धातु का जो है उपधातु होता है, या मल भी का मल होता है, मल भी होता है, या उपधातु अलग अलग शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन मैं तो ज़्यादा उपधातु मानता हूँ। तो इसको धातु को ठीक करके आप उपधातु को ठीक कर सकते हैं जी, है ना। जैसे आपने कहा ल्यूकोरिया यानी कि आर्तव से संबंधित समस्या, तो ये क्या है कि ये उपधातु है जी, रस और रक्त का। मैं मानता हूँ रस और रक्त मैं दोनों मानता हूँ जी। कहीं क्यों मानते हैं आप, ये क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि रक्त मानता हूँ और हम रक्त धातु के ऊपर फोकस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा रस धातु पहले अच्छा होनी चाहिए, तभी हम रक्त धातु अच्छा कर पाएंगे। केवल रक्त धातु को हम फोकस करके ठीक करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि पहले ही धातु खराब है, रस धातु खराब है, तो संभव ही नहीं है कि सीधा रक्त धातु के ऊपर काम करके उसका जो है ल्यूकोरिया सही कर देंगे या फिर मेनोरेजिया सही कर देंगे। सबसे पहले रस धातु के ऊपर ही काम करेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि रस रक्त धातु का उपधातु क्या है कि आर्तव हो सकता है ना। तो ये है।
तो जब क्या है कि रस और रक्त दोनों धातु, केवल ऐसा भी नहीं है कि केवल रस धातु सही हो जाएगा तो ये सारी समस्या ठीक हो जाएगा, नहीं हो पाता है। तो रस और रक्त दोनों धातु को ठीक करके हम जो है ऐसे समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी, और क्या प्रश्न है? तो सर इसमें आहार विहार चेंज करने होंगे ना सर? आहार विहार तो सभी क्या है कि व्याधियों में चेंज करने होंगे, यानी कि बदलने होंगे। आहार विहार बदलने की जरूरत कब है? यानी कि खराब है तभी तो बदलेंगे। अगर अच्छा है तो हम क्यों बदलेंगे? अच्छा है तो नहीं बदलेंगे, अगर खराब है तो बदलेंगे, चाहे जो भी बीमारी है। चाहे आप ये बीमारी आपने बताया आर्तव से जुड़ी हुई बीमारी, या फिर और भी कोई बीमारी हो, A to Z बीमारी, कब्ज से लेकर कैंसर तक कोई भी बीमारी है, यदि क्या है कि खराब है तो हम बदलेंगे, और अगर अच्छा है ठीक है उसके अनुरूप तो नहीं बदलेंगे। लेकिन हम ज़्यादातर क्या है, रस धातु, रक्त धातु और मांस धातु, तीनों धातु की वृद्धि के लिए, ठीक है, या तीनों धातु के अच्छा करने के लिए हम एक औषधि देते हैं जी, या सब्जी देते हैं, उसका नाम है परवल। ये तीनों धातु है, ये तीनों धातु को जो है अच्छा करता है। तो अभी एक भाई साहब का प्रश्न क्या था? मांस बढ़ाना है, तो आप रस रक्त मांस तीनों के ऊपर काम करें, ऐसा जो है एक रस रक्त मांस गेनर जो है औषधि है, सब्जी है, उसका नाम है परवल। ठीक है जी। जो क्या है कि आपके भागलपुर साइड यानी कि बिहार यूपी में बहुत आयत मात्रा, बंगाल में बहुत आयत मात्रा में मिलता है ये, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, रस रक्त मांस। ठीक है जी। इसको सब्जी की तरह भी प्रयोग हाँ, करना सब्जी, है ये सब्जी ही होता है, सब्जी की तरह बना के खाया जाता है, ये बहुत अच्छा होता है जी। जिनका भी रस रक्त से जुड़ा सर्प की तरह होता है वही ना, लंबा लंबा। हाँ हाँ, क्या गुरुजी क्या पूछा आपने? वो सर्प की तरह रहता है लंबा लंबा, वही ना? ग्रुप में कोई साथी भेज देंगे। नहीं, ये बिल्कुल क्या है कि छोटी होती है, 2-3-4 इंच की होती है, इतनी बड़ी होती है। एक ककड़ी जैसा होता है वो अलग है। फोटो भेज दो इसका। हाँ, फोटो मिल जाएगा आपको, ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी परवल सब्जी लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, गूगल पे। ठीक है जी। तो ये टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं था, ये आपका टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।